हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फ्रॉम school.com। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में दर्पण के बारे में। तो हम लोग बात करें दर्पण, दर्पण में हम लोगों ने वहां पे देखा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था कि दर्पण को पहचाने कैसे। तो दर्पण का पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है, ठीक है ना, कि हम लोग ये देखें कि दर्पण के किस भाग पे कलई की हुई है। क्योंकि दर्पण के दो भाग होते हैं, एक तो होता है दबा हुआ भाग, एक होता है उभरा हुआ भाग, ठीक है ना। मैटर ये करता है कि कलई दबे हुए भाग में की गई है या कलई उभरे हुए भाग में की गई है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए गोला है, इस तरह से हम लोगों ने इसको आधे आधे भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसे आधे भागों में डिवाइड किया, अगर उभरे हुए सतह पे कलई करते हैं तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, और दबे हुए सतह में कलई करते हैं ये बन जाएगा हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो हम लोगों ने वहां पे दर्पण के बारे में पढ़ा था। अब हम लोगों को देखना क्या है, अब हम लोगों को ये देखना है कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है ना। और इन परिभाषाओं को जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आगे का जो टॉपिक है हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे का टॉपिक इसी से संबंधित है। तो हम लोग बात करें तो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं वृत्त। तो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की व्यास होते हैं, वृत्त का केंद्र होता है। तो वैसे भी अगर अपना ये दर्पण गोले का एक भाग ही है तो इसके पास भी त्रिज्या होगी, इसके पास भी केंद्र होगा। तो हम लोग जनरली उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अगर देखें यहाँ ध्यान से, ये वृत्त है, ठीक है ना, गोले का वृत्त है, ठीक है। इसे हम लोग क्या मान लिया है हम लोगों ने, इसे हम लोगों ने मान लिया है कि ये दर्पण का वृत्त है, ठीक है। अगर देखिए ये क्या हो गया, ये इस वृत्त का केंद्र। तो ध्यान देना, इस वृत्त के केंद्र को हम लोग क्या करते हैं, मैथ में बोलते हैं केंद्र, लेकिन साइंस में क्या बोलेंगे, इसको वक्रता वो केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्या कीजिए सभी त्रिज्या क्या होती है आपस में बराबर। तो हम लोग मान लेते हैं क्या इसकी त्रिज्या है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या हो गई। तो अब दूसरी चीज, अगर ये जहां पे टच हुआ है, ये देखो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं पी। तो इसे हम लोग आगे चल करके बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। तो ये देखो हम लोगों को क्या मिल गया, ध्रुव मिला, वक्रता केंद्र मिल गया, वक्रता त्रिज्या मिल गया। हाँ एक चीज और है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। मैथ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है। और वो चीज कौन सी है, वो चीज है फोकस बिंदु, ठीक है ना। फोकस बिंदु को आगे हम लोग डिफाइन करके अच्छे से डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह से फोकस बिंदु हमें यहाँ इस वाले मतलब दर्पण में कैसे प्राप्त होता है, कि हम कैसे पहचानते हैं ये हमारा फोकस बिंदु है, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक करके पहले क्या करेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, फोकस, जितने भी टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे उन परिभाषाओं को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, दर्पण से संबंधित दर्पण से दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, एक दर्पण मिटा देते हैं, एक ही दर्पण को हम लोग लेकर के क्या करेंगे, उसको समझेंगे, क्लियर करेंगे कि चीजें क्या क्या है, कैसे है, ठीक है ना। चलिए अपने पास ये एक दर्पण है, ठीक है। अब इस दर्पण पे हम लोगों को क्या करना है, दर्पण ये तब बनेगा जब इसके एक पृष्ठ पे हम लोग क्या कर देंगे, कलई करेंगे। जब तक कलई नहीं करेंगे तब तक ये दर्पण बनेगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये पारदर्शी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इसे परावर्तक पृष्ठ बनाना है, अर्थात प्रकाश जो है टकरा करके वापस लौटा है, उसके एक पृष्ठ पर कलई करनी होगी। तो चलो हम लोग मान लेते हैं उभरे हुए सतह पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे कलई कर दिया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग उभरे हुए सतह पे कलई कर देते हैं तो जनरली हम लोग जानते हैं कौन सा दर्पण बन गया हम लोगों का, ये हम लोगों का दर्पण बना अवतल दर्पण। चलो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में समझे चाहे उत्तल दर्पण के बारे में समझे, क्योंकि परिभाषा सबकी सेम होती है। ऐसा नहीं होता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा अलग होती है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा अलग होती है, सबकी एक ही परिभाषा है। तो इसलिए तो चाहे हम लोग
उत्तल दर्पण के लिए पढ़े चाहे अवतल दर्पण के लिए पढ़े, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा हम लोगों के पास एक दर्पण है, एम एन एक दर्पण है। ये जो एम और एन है, ठीक है ना, ये दर्पण का द्वारक है, ठीक है ना। द्वारक का मतलब कि प्रकाश का एंटर करने का वो जो मुख्य स्ट्रेटजी है यही है, ठीक है ना, कि प्रकाश देखो यहां जाएगा प्रकाश तो बाहर चला जाएगा, इधर से भी बाहर चला जाएगा, लेकिन इसके अगर इतने से जाएगा तो क्या करेगा, प्रकाश इससे टकराएगा दर्पण से। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, द्वार किस लिए बनाते हैं, चीजों को एंटर करने के लिए कि हम लोग वहां से अंदर जा सके। तो वैसे भी ये जो इसका दर्पण का द्वारक है, प्रकाश इसी दर्पण के द्वारक के साथ मतलब जाते हुए क्या करेगा, दर्पण से टकराने का प्रयास करेगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दर्पण, द्वारक का मतलब तो समझ में आ गया, एमएन क्या है, दर्पण का द्वारक। हम लोगों ने क्या देखा, एमएन एक दर्पण है। एम और एन का एकदम मिड पॉइंट खोजो, ठीक है ना। तो एम और एन का मध्य बिंदु कहां पर है, एम और एन का मध्य बिंदु हम लोगों को कुछ ये दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एम और एन ये क्या दिखाई दे रहा है, दर्पण का मध्य बिंदु। तो इसको वाले को हम लोग बोलते हैं पी, ठीक है ना। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पी। पी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव हम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, गोली दर्पण क्या होता है, गोले का एक भाग होता है, ठीक है ना। और गोले का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं अर्थात ध्रुव कहते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल पी से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसकी परिभाषा लिखने वाले हैं, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे ध्रुव की, ठीक है, ध्रुव, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दर्पण दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, तो हम लोग इससे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते, ठीक है। इसे हम लोग कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक डिफिनेशन तो हम लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे फिर से बात करते हैं। तो देखो ये सर्कल दिख रहा है ना हम लोगों को, अभी हम लोग इसके पहले देखा था, ये सर्कल है, वृत्त है। तो वृत्त की क्या होंगी, एक केंद्र होगा, एक सेंटर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हम लोगों को सेंटर मिला, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सी से करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हम लोगों का सेंटर हो गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये सेंटर है अपना, हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरह से मिला दिया। तो ये बताओ क्या मिलाएंगे नहीं, यहाँ पे देखें, बस केवल ध्यान से देखें हम लोगों को ये क्या मिल गया, सी मिला। अब ये बताओ क्या है, गोले का केंद्र होता है, ये दर्पण का केंद्र है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो अब हम लोग डिफाइन किसको करने जा रहे हैं, वक्रता केंद्र को। तो बताओ हम लोग क्या बोलने वाले हैं, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होता है जिसका अपना एक केंद्र होता है, ठीक है ना। और दर्पण के इस केंद्र को हम लोग क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखने चल रहे हैं। अगला डिफिनेशन हम लोगों का है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक। चलिए अब वक्रता केंद्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखने वाले हैं गोलीय दर्पण गोले का
एक भाग होता है, गोले का एक भाग होता है जिसका अपना एक केंद्र होता है, जिसका अपना अपना एक केंद्र, अपना एक केंद्र होता, अपना एक केंद्र होता है, ठीक है, जिसे जिसे दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो देखो रिप्रेजेंट हम लोगों को दिख रहा है, किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा भी डेफिनेशन क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा अगला बात हम लोगों का क्या है? तो अगला ये होता है, सोचते हैं हम लोग कि इस बिंदु को कोई ना कोई चीज तो जोड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक लाइन के द्वारा जोड़ दिया। जो ये लाइन हम लोगों को दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें होती है, स्थित होती हैं, सब कहां पर स्थित होंगी? जितने भी हमको अभी पार्टिकल्स मिलेंगे सब जो है ये मुख्य अक्ष पे ही स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों की अब मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष की परिभाषा ये हो जाएगी, वक्रता केंद्र से तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये एक रेखा है, रेखा को किसी से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उसे केवल दिखाया जाता है, खींचा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसकी डिफिनेशन देख ली? मुख्य अक्ष की। और जितने भी चीजें हमें दिखाई देंगी सब मुख्य अक्ष पर स्थित होंगे, ठीक है ना। देखा जाए तो ये मुख्य अक्ष कहां पर है? मुख्य अक्ष पे अपना सी भी है, मुख्य अक्ष पे अपना क्या है? पी भी है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, इसको इतना ही छोटा मत समझना, इसको तो चाहो आप दर्पण के पीछे चाहे जितना बढ़ा दो, और इसको चाहे दर्पण के सामने चाहे जितना बढ़ा दो, क्योंकि आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश अनंत से भी आता है। जब प्रकाश अनंत से आएगा तो जाहिर सी बात है मुख्य अक्ष भी कितना होगा? अनंत साइज का होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, और इसका कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ये जो मुख्य अक्ष होता है ये को किस बात पे निर्भर करता है? ये केवल दर्पण पे निर्भर करता है, ठीक है ना, कि दर्पण कितना बड़ा है और दर्पण कितना छोटा है। ये इसकी निश्चित सीमा होती नहीं है, ठीक है ना। चाहे जितना बड़ा कर दो और चाहे जितना इसे क्या कर दो? छोटा कर दो। तो अब हम लोग किसका डिफिनेशन देखने वाले हैं? मुख्य अक्ष के डिफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अगला लिखने वाले हैं मुख्य, ठीक है ना। चलिए मुख्य अक्ष की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ में वक्रता केंद्र से तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तो हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जनरली हम लोग एकदम अच्छा सा डेफिनेशन लिखे, ऐसा डेफिनेशन जो कि सामने वाला समझ भी जाए, ठीक है ना, और हम लोग को आसान भी लगे। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं सी तथा P को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? दर्पण के वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा
दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है, मुख्य अक्ष की कोई निश्चित सीमा होती नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे का डिफिनेशन क्या देखने वाले हैं। हमारा पी क्लियर हो गया, ठीक है ना, और सी क्लियर हो गया, मुख्य अक्ष क्लियर हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो ये फिर से गोला बना, ये गोले का क्या दिख रहा है, केंद्र दिख रहा है। ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखें केंद्र और इसका ये क्या दिख रहा है, हम लोगों को एक त्रिज्या के टाइप का दिख रहा है। तो मान लो जिस तरह से हम लोग इसे वक्रता केंद्र बोला था, वैसे ही इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो फिर से क्या कहने वाले हैं, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होता है, या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है, जिसका अपना एक त्रिज्या होती है। और दर्पण के इस त्रिज्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। अगर आपने गोला बोल दिया तो त्रिज्या तो ऑटोमेटिक हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि अगर गोला है तो त्रिज्या होगी, बस उसे हम लोग नाम क्या देने वाले हैं, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, अगला क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बारे में अगर हम लोग डिफाइन करें तो वक्रता त्रिज्या ये हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये वक्रता त्रिज्या दिख रहा है। ठीक है ना, इसकी त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या। याद रखना इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, कैपिटल आर। तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। तो हम लोगों का परिभाषा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है, गोले का एक भाग होता है, जिसकी अपनी एक वक्रता, जिसकी अपनी एक त्रिज्या होती है, जिसकी अपनी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो दिख रहा है ना कैपिटल आर, तो यहां पे लिखेंगे इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से बात कर रहे थे परिभाषाओं के बारे में। देखो 4 परिभाषाएं क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब पांचों परिभाषा कौन सा है, तो एक परिभाषा है जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट डिफिनीशन है वो डिफिनीशन है फोकस बिंदु या मुख्य फोकस हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फोकस बिंदु तो यहाँ आने वाला नहीं है, इसमें आएगा नहीं, ठीक है ना। इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, मिटा सकते हैं।
अब हम लोग क्या, आप लोग करना क्या है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ये डिफिनेशन हमें क्या करेगा, हमें याद दिलाएगा कि चीजें क्या होती हैं, कैसे होती है, कैसे हम लोग एक एक चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है पी क्या है, सी क्या है, आर क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं, आसानी से इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बता सकते हैं वो चीजें क्या है। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फोकस बिंदु है। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे फोकस बिंदु की। तो फोकस बिंदु को हम लोग समझने के लिए क्या करने वाले, एक बार दर्पण की तरफ हम लोग फिर से चलते हैं। तो दर्पण में एक बार हम लोग क्या करने वाले, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक दर्पण बनाएंगे। ये हमारा एक दर्पण हो गया। ठीक, ये हम लोगों का मुख्य अक्ष हो गया, पी हो गया, सी हो गया। आर को नहीं लिखेंगे, आर उतना मैटर नहीं करता है, आर से मतलब नहीं है इतना। ठीक है, चलिए अगर ध्यान से देखें, ये दर्पण का द्वारक है। अच्छा, कौन सी प्रकाश जो दर्पण से टकराने का प्रयास करेगा, एक ही प्रकाश होगा जो दर्पण से टकराने का प्रयास करेगा। वो प्रकाश कैसा होगा, अगर हम बोले वो प्रकाश लंबवत होगा मुख्य अक्ष के, तो क्या वो दर्पण से कभी टकराएगा, नहीं टकराएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बोले अगर वो उसके समांतर है तो टकराएगा, हाँ टकराएगा। तो कहने का मतलब है वही प्रकाश क्या कर सकता है, दर्पण से टकरा सकता है जो मुख्य अक्ष के कैसा हो, समांतर हो। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना। जितनी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो क्या करते हैं, इसमें से एक ही बिंदु से जाती है। जैसे आ रही है प्रकाश किरण, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी, दर्पण से टकराएगी। जैसे ही दर्पण से टकराएगी, ये क्या करती है, जितने सारे बिंदु होते हैं, ठीक है ना, वो मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखो टकरा करके जा रही है, एरो कुछ इस तरह से है। अब देखो ये भी यहां से क्या करेगी, ये भी यहां से टकरा के गई। ठीक है, अब हम लोग अगला देखें तो ये भी क्या कर रही है, ये भी यहीं से टकरा के जा रही है। ठीक है ना। फिर अगला देखें तो अगला भी यहीं से जाने वाला है। देखो, ये देखो, अगर ध्यान से हम लोग देखें, ये दर्पण से जितने भी किरणें हैं, मुख्य अक्ष के जो भी समांतर किरणें हैं, ठीक है ना, ये दर्पण से टकराने के पश्चात ये क्या कर रही है, ये एक ही बिंदु पे आके जा रही है। ठीक है ना। देखो बिंदु कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना। जब ये बिंदु क्या करी, एक ही बिंदु से जा रही है, और इसी बिंदु को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसी बिंदु को हम लोग नाम देते हैं फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। या ये मुख्य अक्ष पे है, या हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, मुख्य फोकस कह सकते हैं। और याद रखना, ये जो मुख्य फोकस होता है ये हमेशा सी और पी के एकदम बीचों बीच होता है। तो इसलिए इसका एक डिफिनेशन और भी बन जाता है कि जो मुख्य बिंदु है या मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु के बीच में होता है, या उसके मध्य को हम लोग क्या कह सकते हैं, मुख्य फोकस कह सकते हैं। ये हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें क्या होता है, डिफिनेशन ना पता हो। लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो ये है
कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अगर हैं, तो दर्पण के टकराने के पश्चात क्या करती है, वह मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं और हम लोग उस बिंदु को नाम क्या देते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस है तो अर्थात ये एक ही जगह फोकस होता है, अच्छा फोकस हमने बोला क्यों, क्योंकि ये सारी किरणें क्या हो रही है, एक ही जगह फोकसित हो रही है। जब ये एक ही जगह फोकसित हो रही है, इसलिए लोगों ने क्या बोला इसे फोकस। और ये कहां पर है, ये कहां पे फोकस हो रही है, ये केवल मुख्य अक्ष पे ही फोकस हो रही है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है ना, अगर कोई पूछेगा तो इसे मुख्य फोकस क्यों कहते हैं, ये मुख्य अक्ष पे है, ठीक है ना, इसलिए मुख्य कहते हैं। फोकस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जगह ये फोकसित हो रही है, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। अब इसका पेपर, इसका जो डिफिनेशन होता है वो पेपर में आता है, ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं अब, मुख्य फोकस की परिभाषा। मुख्य फोकस, ठीक है ना। तो मुख्य फोकस की क्या परिभाषा देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब दर्पण से टकराती हैं, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं या होकर के जाती हैं, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं, एफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे दर्पण का, या आप लिख सकते हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। प्रदर्शित किससे करेंगे, तो कैपिटल एफ है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोगों का क्या डिफिनेशन क्लियर हो गया, ये सारे डिफिनेशन हम लोगों के क्लियर हो गए कि जो दर्पण से संबंधित हमारी जो परिभाषाएं हैं वो क्लियर हो गई। और दूसरी चीज क्या करेंगे, एक डिफिनेशन और लिख लेते हैं, या तो सिंपल सा डिफिनेशन इसका, अगर पेपर में नहीं आता है, अगर कोई जरूरी आपसे पूछता है तो आप उसे भी बता सकते हैं। सी तथा पी के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कह सकते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। तो क्या बोले यहाँ पे, यहां हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी
के मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हमेशा इस्तेमाल क्या करना, अगर बोर्ड के पेपर में आता है तो आपको यही डेफिनेशन लिखना होगा। अगर ये डेफिनेशन भूल गए तो छोड़ के तो आना नहीं है, तो आप क्या करना, इसे ही लिख देना, ठीक है ना। नंबर मिलेगा यहाँ पे भी, लेकिन अगर यहाँ पे लिखोगे तो उसके पास जो नंबर काटने के चांसेस होते हैं वो घट जाएंगे, ठीक है ना। हमें ऐसे डेफिनेशन को लिखना है जहां पे कोई हमारा एग्जामिनर नंबर काट ना सके, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे किस चीज की, दर्पण तो हो गया। अब हमें दर्पण में जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमें कुछ प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है ना। कि दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो हो सकता है जो प्रकाश है वो वक्रता केंद्र से होकर से दर्पण से टकराए, हो सकता है वो फोकस से होकर के दर्पण से टकराए, हो सकता है वो ध्रुव पे आकर के टकराए, हो सकता है वो किच्चे के समांतर हो, क्या करेगा, कहां से जाएगा। ये हम लोगों की चीजें मैटर करती हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि किरण आरेख खींचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम देखेंगे, ठीक है ना। अर्थात किरण आरेख खींचने के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं वह नियम कौन कौन से हैं। जब प्रकाश कहां से वक्रता केंद्र से जाएगी, जब प्रकाश किरण कहां पे आएगी, ध्रुव पे आपतित होगी, या जब प्रकाश किरण अपना क्या हो जाए, वो किच के समांतर रहे, या हम लोग बात करें वो क्या डायरेक्ट फोकस से होकर के जाए। ये अगर इस तरह से सिचुएशन अगर इस तरह से होता है तो वहां पे प्रकाश कैसे बिहेव करेगा, हम लोग या उसके बारे में आप समझने वाले हैं। तो हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं दर्पण से संबंधित कुछ नियम, अर्थात किरण आरेख खींचने के लिए कुछ नियम, ठीक है ना। या कैसे कह सकते हैं किरण दर्पण में किरण आरेख से संबंधित कुछ नियम, ठीक है।